आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 फॉर क्लास 12th फ्रॉम द बुक विस्तास। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर के साथ। ऑथर का नाम है अशोका मित्रा। 1931 में वो पैदा हुए थे। ही इज अ तमिल राइटर, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस, और वो किस बारे में, अपने ईयर्स के बारे में बात करते हैं जब वो जेमिनाई स्टूडियोज में काम कर रहे थे। जेमिनाई स्टूडियोज क्या करता है, मूवीज बनाता है, और उन्होंने अपनी बुक में यही सब लिखा है कि कैसे मूवीज इन्फ्लुएंस करती है लोगों की लाइफ को जो इंडिया में रहते हैं उनकी लाइफ को। तो जेमिनाई स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वो सेटअप इन 1940। तो जहाँ वो काम करते थे जो कि है जेमिनाई स्टूडियोज, वो लोकेटेड है चेन्नई में और वो सेटअप हुआ था 1940 में। It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. तो जब शुरुआत में इंडियन फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुई तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब यहाँ की जो मूवीज़ बनती थी, प्रोड्यूस होती थी इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। जेमिनाई स्टूडियोज़ के फाउंडर कौन थे? एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रा इन जेमिनाई स्टूडियोज़ वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। तो अशोका मित्रा का काम क्या होता था जेमिनाई स्टूडियोज़ में? वो ये होता था कि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटेंगे और उसके बाद काफ़ी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटते थे और उसको फाइल में स्टोर करते थे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जो उनको खुद से हाथ से लिखनी पड़ती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, इवन तो उनका जो काम था कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जेमिनाई फैमिली। तो जो जेमिनाई स्टूडियोज़ की एक छोटी सी फैमिली थी, जितने भी लोग उसमें काम करते थे, उन सब लोगों में से वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहते थे। उनको हर एक चीज़ के बारे में पता रहता था क्योंकि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का काम करते थे। उनको सब कुछ वो अपडेटेड रहते थे हर चीज़ के बारे में लेके। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बेसिकली एक पार्ट देखेंगे जो उनकी बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा जेमिनाई स्टूडियोज़ के बारे में और हमारे ऑथर जिनका नाम है अशोका मित्रा, उनके लाइफ के बारे में कि उनका टाइम कैसे कटा जेमिनाई स्टूडियोज़ में। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनाई स्टूडियोज़ बॉट इन ट्रक लोड्स। तो पैनकेक किसको बुलाया जाता था? पैनकेक एक ब्रांड नेम था जो मेकअप मटेरियल बेचता था उनको, जेमिनाई स्टूडियोज़ को। जेमिनाई स्टूडियोज़ बहुत ज़्यादा बल्क में उनसे ट्रक लोड्स मतलब पूरा ट्रक भर भर के इतना सारा मेकअप पैनकेक से खरीदते थे। पैनकेक क्या था? एक ब्रांड नेम था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ग्रेटा गार्बो कौन है? हमें यहाँ पे पता चलेगा वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी। इन 1954 शी रिसीव्ड एन ऑनररी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेज। तो एक ये बहुत ज़्यादा जानी मानी स्वीडिश एक्ट्रेस थी जिनको ऑस्कर भी मिला था। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड। तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। उनको बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री का भी खिताब मिला था। तो यहाँ बोला गया है ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, क्योंकि जो जेमिनाई स्टूडियोज था वो पैनकेक से ही खरीदता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ग्रेटा गार्बो ने यूज़ किया है, मे बी इसलिए लोग हमेशा वहीं से खरीदते हैं सामान। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अनिगोत्री मे नॉट हैव एवर हर्ड ऑफ इट। तो वो बोलते हैं कि ये बहुत और भी एक्ट्रेसेस होंगी। एन इंडियन एक्ट्रेस, यहाँ पे विजयंती माला कौन है? एन इंडियन एक्ट्रेस हुज परफॉर्मेंस वाज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉयस देवदास। शी वन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स फॉर हर एक्टिंग। शी इज़ नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन। तो ये एक और एक्ट्रेस है। तो वो कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेते कि इन्होंने भी यूज़ किया होगा, शायद इन्होंने भी यूज़ किया होगा, बट रति अग्निहोत्री ने नहीं यूज़ किया होगा, उन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बिन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट होता था जेमिनाई स्टूडियोज़ का, वो ऊपरी तरफ में होता था, बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स में होता था, और उसको ऐसे बिलीव किया जाता था कि वो जैसे रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हो। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. तो रॉबर्ट क्लाइव का काफ़ी सारे और भी बिल्डिंग्स थे जो सिटी में बोला जाता था कि वो उनका है, वो वहाँ पे रहते हैं।
फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। तो रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही ब्रीफ सा लाइफ था और उनके जो स्टेज होते थे मद्रास में वो और भी छोटे होते थे। ब्रीफ मतलब छोटा। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ मूव करते रहते थे, मतलब शिफ्ट होते रहते थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मेरीज चर्च इन फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास। तो उन्होंने मतलब वो करते क्या थे, बिसाइड्स फाइटिंग मतलब लड़ने की जगह, इम्पॉसिबल बैटल्स बहुत ही ऐसे बैटल्स जो नहीं जीता जा सकता, वो भी रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, एक मेडन से शादी करी है सेंट मेरीज चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो वही चेन्नई में उन्होंने एक जगह पे शादी करी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। तो मेकअप रूम का हमको बताते हैं कि कैसा देखने को एम्बियंस मिलता है। वो ऐसा लगता था जैसे कि एक हेयर कटिंग सैलून है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी है हर एंगल पे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिरर्स हैं। हाफ अ डजन मिरर्स मतलब बहुत सारे, आधा डजन मिरर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स। इनकैंडिसेंट क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी लाइट, उस तरह से ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट मार रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो रहा होता है उसमें से एमिट। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो बोलते हैं कि फिर हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिजरी हो रहा होगा उन लोगों को जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मेकअप करा जा रहा है, क्योंकि वह हर एंगल से सब कुछ दिख रहा होता है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप पुट करते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो एक पहले के टाइम पे एक बंगाली इंसान डिपार्टमेंट को चला रहा था जो हेड था वहाँ का, बट देन फिर वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, टू बिग होना मतलब वो बहुत फेमस हो गए कि वो उस स्टूडियो में काम करे तो वो छोड़ के चले गए। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils। तो इसके बाद जो बंगाली आदमी था उसके बाद महाराष्ट्रियन आया जिसको असिस्ट करता था एक धारवाड़ कनाडिगा, एन आंध्र प्रदेश का एक इंसान, फिर एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन, फिर एक एंग्लो बर्मीज और फिर जो बाकी वहाँ के लोकल तमिलियंस थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज, तो ये सब हमें क्या दिखाता है कि there was a great deal of national integration long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration। तो बोलते कि जब से एयर करने लगा ये सब चीज़ें कि नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, हर स्टेट से लोग एक साथ मिलके काम करने चाहिए, उसके पहले से ही हम देख सकते हैं कि मेकअप रूम में भी लोग इतने सारे इंटीग्रेटेड होके साथ साथ काम कर रहे थे। जिससे पहले दूरदर्शन वगैरह हमें नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत एजुकेट करता, हमें बताता। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक साथ मिलके कुछ करना। नेशनल की अब इंडिया एज एन फॉर एग्जांपल वी टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर, सो इंडिया के लोग एक साथ मिलके काम करें, वो होता है नेशनल इंटीग्रेशन। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो जो ये लोग थे इंटीग्रेटेड, इंडियन इंटीग्रेटेड, जो इतने सारे लोग नेशनल इंटीग्रेटेड लोग हैं, वो सारे मिलके जो मेकअप मैन थे, ये किसी भी एक डिसेंट लुकिंग मतलब अच्छे दिखने वाले इंसान को बहुत ही हिडियस सा मॉन्स्टर बना सकते हैं। हिडियस क्रिम्सन, क्रिम्सन क्या होता है, कलर होता है डीप रेड कलर का, तो वो उस कलर का एक मॉन्स्टर बना सकते हैं, एक मतलब किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को वो राक्षस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो उनका ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है, उसके साथ, और अलग लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस के साथ, मतलब और भी जो लोकली बनाई जाती है क्रीम्स वगैरह, उन सबको यूज़ करके। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स। तो ये इस टाइम की बात है जब हमेशा इंडोर शूटिंग्स होती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटसाइड। तो पूरी फिल्म का सिर्फ 5% बाहर जाके बनाया जाता था, शूट हुआ करता था। I suppose the set and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। तो इतना ज़्यादा मेकअप करने के बाद मतलब वो बोलते हैं, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे जो सेट है वहाँ का और जो स्टूडियो लाइट्स है उसको ज़रूरत होती थी कि लोग बहुत ज़्यादा अगली दिखे सो दैट वो मूवी में प्रेजेंटेबल दिखे, मतलब देखने लायक लगे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। हायरार्की क्या होता है कि जैसे एक इंसान है तुम्हारा बॉस, फिर उसके नीचे आएगा कोई और जैसे तुम्हारा असिस्टेंट, तो एक
हायरार्की होगी कि सबके सब एक का हर एक इंसान का एक स्टेटस होता है। तो मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की बहुत ज़्यादा चलती थी, सबके सब उसके हिसाब से चलते थे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो जो मेकअप आर्टिस्ट होता था, जो चीफ होता था उसमें, वो हमेशा चीफ एक्टर्स को अगली बनाएगा। हिज सीनियर असिस्टेंट एंड द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। तो जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकेंड हीरो हीरोइन को अगली बनाएगा। द जूनियर असिस्टेंट एंड द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। तो जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियंस वगैरह का मेकअप करेगा एंड सो फोर्थ। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। तो जो लोग क्राउड वाले जो लोग बनते थे, जो प्लेयर्स वगैरह बनते थे, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी मेकअप के लिए? ऑफिस बॉय की। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। तो जेमिनाई स्टूडियोज के अंदर भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। वन डे on the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it onto the crowd players. तो जब बहुत बड़ी शूटिंग हो रही होती थी कि बहुत बड़ा क्राउड है, तो हम देख पाते थे, मतलब जो ऑथर है वो देख सकते थे कि जो ऑफिस बॉय है वो बहुत ही बड़े से जायंट से वेसल में, मतलब बहुत ही बड़े से वेसल में पेंट को मिक्स कर रहा है और उसके बाद उस क्राउड के जो प्लेयर्स बने होते हैं लोगों को उसके ऊपर मुंह पे लगा रहा था, स्लैप कर रहा है, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर पेंट फेंक फेंक के उनके शक्ल पे लगा रहा है। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। तो आइडिया क्या होता था कि उनके पूरी शक्ल पे जितने भी पोर्स है ना वो सब कुछ कवर कर देंगे मेकअप से। ही वॉज एन एग्जैक्टली अ बॉय। वो एक लड़के भी नहीं थे कम्प्लीटली, वो उनको कम्प्लीटली एक लड़का नहीं बोल सकते थे। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। वो एक 40-year-old इंसान था, आदमी था। हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर। और उसने जो ये जेमिनाई स्टूडियोज ज्वाइन किया था ये सोच के कि वो एक दिन एक एक्टर बन पाएगा और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या तो एक स्क्रीन राइटर बन पाएगा, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, या तो फिर एक डायरेक्टर भी या तो एक लिरिक्स राइटर भी। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, पर वो एक तरह से एक पोएट था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। तो उस समय की बात है ये जब वो क्यूबिकल में बैठ के काम करते थे, मतलब उनका एक अलग से कैबिन हुआ करता था। 2 whole sides of which were French windows, जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज होती थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दैट दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। और उस टाइम पे उन्हें पता भी नहीं था कि उनको फ्रेंच विंडोज बुलाया जाता है उन खिड़कियों को। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in day out, most people thought I was doing next to nothing. तो लोग जब मुझे देखते थे कि मैं वहाँ पे बैठ के बस न्यूज़पेपर्स फाड़ रहा हूँ, लोगों को लगता था कि मैं वहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं करता। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और वो सोचते कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बॉस थे वो भी ऐसा ही सोचते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो जो इसको भी ऐसा लगता था कि उनको कुछ काम मिलना चाहिए, मतलब ऑक्यूपेशन एज एन काम मिलना चाहिए, वो अंदर आ जाते थे। बार्ज इनटू मतलब ऐसे अपने आप बिना अनइनवाइटेड क्यूबिकल में घुस जाते थे और फिर डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और उनको लेक्चर सुनाते थे बहुत लंबा सा, मतलब बहुत ही लंबा सा स्पीच सुनाने लग जाते थे उनको। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and perverts. तो जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि उनको जाके समझाना चाहिए। एनलाइटन करना मतलब उनको सिखाना चाहिए कि ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट्स वाज बीइंग अलाउड टू गो टू वेस्ट, कि मतलब उनके जैसा जो वो बच्चा है, वो जो लड़का है, उसके पास इतना ज़्यादा लिटरेरी टैलेंट है, मतलब लिटरेचर को लेके इतना ज़्यादा टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज जो ये डिपार्टमेंट है वहाँ पे सिर्फ बार्बर्स हैं और परवर्ट्स हैं। बार्बर्स कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं। परवर्ट्स कौन होते हैं? जो छोटे बच्चों को गंदी नज़रों से देखते हैं। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। और फिर वो इतना परेशान हो गए थे कि वो सारा टाइम क्राउड शूटिंग के बारे में सोचते रहते थे कि सबके सब मर जाए काश। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड हैव सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। तो वो बोलते कि ज़्यादा कुछ नहीं होता तो कम से कम मेरे को ये एपिक हरकतों से छुटकारा मिलता कि लोग मुझे आके कुछ भी बता के चले जा रहे हैं। एपिक्स एज इन absurd चीज़ें होना, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें कुछ भी हो जाना, मतलब ये सब बहुत ही ऑड था उनके लिए। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता था जहाँ पे लोग सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टेड। तो हम देख पाते थे कि सारा का सारा एंगर जो होता था वो एक ही इंसान के ऊपर निकलता था, चाहे ओपनली निकले या कोवर्टली निकले, मतलब सीक्रेटली किसी और के ऊपर उतारा जाए। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट all his woes, ignominy
एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोतामंगलम सुब्बू। तो उसमें एक इंसान था जो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप डिपार्टमेंट में था, वो कन्विंस था, मतलब उसको पूरा यकीन था कि उसकी सारी डिस्ट्रेस मतलब वोस जो होता है, मतलब होता है कि उनकी सारी परेशानी, इग्नोनिमी मतलब उनका कुछ भी शेमफुल इवेंट होता था, इग्नोनिमी मतलब कि ऐसा कुछ जो उनके ऊपर डिसग्रेस लाए और शेम लाए, ह्यूमिलिएट हो, जिससे वो मतलब उनको एम्बैरस होना पड़े। तो वो जो भी कुछ होता था, और नेग्लेक्ट कि लोग उनको कुछ मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है या उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही, तो ये सब कुछ किसकी वजह से था? कोथामंगलम सुब्बू की वजह से। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज। तो सुब्बू जो थे वो नंबर 2 पे आते थे जेमिनाई स्टूडियोज में। ही couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। तो उनका जो ओपनिंग होता था फिल्मों में वो इनकरेजिंग उतना उसी लेवल पे होता था जितना वहाँ के ग्रोन अप मेकअप बॉयज कर लेते थे। मतलब वो एक एक्टर थे बट देन उनकी एक्टिंग कुछ उतनी उम्दा नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। पर अगर हम उल्टी बात पे मतलब उसके ऑपोजिट साइड देखें, कॉन्ट्ररी मतलब उसको दूसरी तरह से देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि उनको और भी बहुत सारे अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम्स को फेस करना पड़ा है, मतलब मुश्किल वक्त देखना पड़ा है। फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर, क्योंकि जब उन्होंने अपने करियर को शुरुआत करी, देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसे फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा फर्म हो, एस्टैब्लिश्ड हो, एज इन ऑलरेडी बनी बनाई प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो। सबके सब स्ट्रगल कर रहे थे तब। कोई भी ऐसा स्टूडियो नहीं था जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और जब एजुकेशन की बात आती थी तब भी स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की, तुम फॉर्मली एक जगह से पढ़े लिखे हो। सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed। तो उनके पास ऐसा कुछ जो मेकअप बॉय था उसके ऊपर कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं था। अप्रिशिएबल लीड मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा बहुत अच्छे प्लस पॉइंट नहीं था जो उनके मेकअप बॉय थे, बट उनके पास एक वर्च्यू था कि वो ब्राह्मण पैदा हुआ है। वर्च्यू मतलब उनके पास एक अपने आप ही प्लस पॉइंट आ गया कि विजडम आ गया, क्योंकि वो वर्च्यू है उनके पास, क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो वो बोलते कि हाँ, अ वर्च्यू इंडीड। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। तो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट सिचुएशंस देखी है, मतलब ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिच रहे हैं, जहाँ पे उनके पास काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ होगी, ऐसी सिचुएशंस उन्होंने देखी और ऐसे लोगों से भी वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। वर्च्यू क्या होता है? मॉरली उन्होंने बेसिकली उनके बहुत स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है मॉरली। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। तो वो हमेशा खुश रहते थे, चाहे वो फ्लॉप फिल्म में उनका कुछ हाथ हुआ हो, मतलब उनका कुछ काम होगा, उनका थोड़ा बहुत योगदान होगा, तब भी वो हमेशा खुश रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उनके पास हमेशा किसी ना किसी के लिए काम होता था। He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principle's advantage। तो जो हमेशा उनके जो खुद के काम होते थे वो कंप्लीट खुद से नहीं करते थे, वो अपने आप अपने कोई काम नहीं करते थे, पर उनका जो सेंस ऑफ लॉयल्टी था हर एक इंसान को लेके कि ठीक है तुम मुझसे काम मांगने आओगे तो मैं दे दूंगा, उनसे उस वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप को अलग, लाइक बाकी लोगों से अलग कर पाए विद हिज प्रिंसिपल्स कम्प्लीटली। एंड मतलब वो उनको जाना किस चीज़ से गया कि उनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे, कि वो बहुत लॉयल हैं लोगों को लेके। तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे और जो उनकी क्रिएटिविटी थी वो हैंड इन हैंड जाता था, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे का एडवांटेज ले पाते थे, तो बहुत ही बैलेंस्ड रहता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। तो बोला जाता है कि वो बिल्कुल फिल्मों में काम करने के लिए ही बने थे, उनका वो बर्थ ही इसी वजह से हुआ था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। तो ये एक इस तरह के इंसान है जिसको बोलोगी कि इंस्पायर हो जाओ ऑन कमांड, कि तुम बोलो कि तुम इंस्पायर हो जाओ, वो इंसान हो भी जाएगा। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर। तो एक रैट टाइग्रेस के साथ फाइट कर रहा है पानी के नीचे और उसको मार देता है, पर उसकी जो कब्ज होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं टाइग्रेस के, उसको उसके ऊपर दया आ जाती है एंड टेंस देम लविंगली। और फिर उन जो रैट है वो उन छोटे बच्चों को, टाइग्रेस के कब्स को टेंड करता है लविंगली, कि उनको थोड़ा कंफर्ट करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि मुझसे ये सीन नहीं हो रहा, द प्रोड्यूसर वुड से एंड
अगर ऐसे प्रोड्यूसर बताते हैं कि मेरे से ये सीन नहीं हो रहा, तो फिर सुब्बू क्या करेंगे? सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग्स। तो सुब्बू अपने आइडियाज़ निकालेंगे और फिर बताएंगे कि चार अलग अलग तरह से बता देंगे कि इस तरह से वो अपना अफेक्शन शो कर सकता है। अफेक्शन क्या होता है? प्यार दिखाना। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इफेक्टिव इनफ। तो प्रोड्यूसर बोलेंगे कि हाँ अच्छा आइडिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिव है, मतलब एक्चुअली काम करेगा। The producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. तो अगर ऐसा कुछ बोलते थे जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर जो थे, अगर ऐसा कुछ बोलते थे तो वो 14 और ऑल्टरनेटिव्स देते थे। ऑल्टरनेटिव्स मतलब और दूसरे रास्ते दिखाते थे और दूसरी तरह दिखाते थे उन्हें कि इस तरह से भी ये करा जा सकता है। सो दिस इज़ अ लेंदी चैप्टर। सो हम बाकी का चैप्टर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हम उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जेमिनाई स्टूडियोज़ में काम हुआ करता था। और जैसे सुब्बू है एक कैरेक्टर जो वहाँ का सेकंड बेस्ट एक्टर था, सेकंड नंबर का इंसान था, उसके बारे में वो थोड़ी बहुत डिटेल्स दे रहे हैं। सो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।